तस्करों से भिड़न धमकियां तो ये तो आए दिन हो जाती है। एहसास हो गया कि भाई ये लोग मेरे को मारने के लिए आए। मैंने ये बोला, मैंने कहा चलो कोई आप 30 लोग हो मेरे को मार दोगे कोई बड़ी बात नहीं है इसके, और हो सकता है आप आज 25-30 लोग हो, मेरे को तो शहीद होना तो निश्चित है आज, लेकिन ये भी पक्का है कि साधारण मौत तो मैं भी नहीं मरने वाला। फिर उस चमत्कार में कोई दुर्गा राम मुवाल जन्मता है, कोई आता है मसीहा बनकर और इस तरह से बच्चों को छुड़ा के ले जाता है। राष्ट्रपति अवार्ड मिलना के मतलब ये है कि हमारे कार्यों को सत्यापन होने के बाद हमारे ऊपर जिम्मेदारियां डबल हो। अब पुलिस भी कोई भगवान तो है नहीं कि उनको खबर लग गई हो कि वहाँ ऐसा कुछ काम होने वाला है। पुलिस को भी कहीं से खबर मिलती है। अब पुलिस की तरह मेरा एक वहाँ नेटवर्क है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील पंडित है और आज जिस उत्साह के साथ मैं बोल रहा हूँ, जिस उत्साह के साथ आपसे संवाद करूँगा, उस उत्साह की एक वजह है और वो वजह है दुर्गा राम जी मुवाल। दुर्गा राम जी मुवाल का अगर हम परिचय करें मोटे मोटे तौर पर तो ये है इनका परिचय कि अभी हाल ही में दुर्गा राम जी को राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया है। और दूसरी खास बात यह है कि सर जो है शिक्षक होने के अलावा एक ऐसे विषय पर काम कर रहे हैं जिस पर अमूमन आम शिक्षक का ध्यान जाता ही नहीं है। सर जहां पढ़ाते हैं वो आदिवासी अंचल है, आदिवासी क्षेत्र है और वहाँ से तस्करी के लिए जो बच्चे हैं वो गुजरात के लिए ले जाए जाते हैं और वहीं से दुर्गा राम जी मुवाल सर की शुरुआत होती है, जिनकी वजह से सर को पुरस्कार मिला है। मैं भूमिका इसलिए नहीं बांधना चाहता हूँ कि मैं सारी जो बातें हैं मैं सर के मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या था। तो सर मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करूँगा द उदयपुर अपडेट्स के इस मंच पर कि आप यहाँ पधारे और आपने समय दिया। धन्यवाद सर। जी सर, आप कहाँ से हैं और आपकी शुरुआत किस प्रकार हुई वो बताएं सर। आप बेसिकली है कहाँ के, मूलतः कहाँ के हैं और पलाशिया में रह के आपने किस तरह से कार्य किया ताकि आपको राष्ट्रपति अवार्ड तक आपको पहुँचने का अवसर मिला। सर मूलतः रहने वाला नागौर डिस्ट्रिक्ट हूँ। नागौर डिस्ट्रिक्ट में डेगना तहसील है, वहाँ से रहने वाला हूँ। और पलाशिया में मादरी पंचायत में उच्च प्राथमिक विद्यालय पारगिया पड़ा है, जहाँ 2008 से पोस्टिंग है मेरी और वहाँ शिक्षक के पद पर कार्यरत है। मेवाड़ में सर आए कितने साल हो गए इस क्षेत्र में सर? मेरे को 13 से 14 साल हो गए। 14 साल जी। तस्करों बच्चों को तस्कर ले जाते हैं सर, हमें सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि बच्चों को तस्कर ले जाते हैं। तस्करी किसी चीज़ की होती है, बच्चों की तस्करी होती है सर, हमें ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। देखिए सर, इस बेल्ट में एक तो बाल मजदूरी और बाल तस्करी दोनों चीज़ें पैरेलल चलती है। बाल मजदूरी में जिन बच्चों को ले जाया जाता है, जब बच्चा काफ़ी समय बाल मजदूरी में रहता है, वापस वो घर नहीं आना चाहता है या घर पर नहीं आ पाता है, तो वहाँ एक तस्कर गिरोह, एक जो बहुत बड़ा गिरोह है वो सक्रिय रहता है। अच्छा। वो ऐसे बच्चों को वहाँ से रात्रि में उठा के ले जाता है या चंद पैसे घर वालों को दे के वहीं से बच्चे को गायब कर दिया जाता है। उस बच्चे के साथ क्या घटनाएं होती है उसका कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्या हो सकता है उन बच्चों के ऑर्गन निकाल के बेच दिए जाते हो, लड़कियों की कहीं ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती हो, कहीं बाहर बच्चों को बेच दिया जाता हो, लड़कियों से कोई गलत धंधा करवाया जाता हो। इस तरह का एक गिरोह सक्रिय होता है जिसका अंदाज़ा इन बच्चों के माता पिताओं को नहीं होता। और ये जो गिरोह है ये दिनों दिन बड़े लेवल पर पनप रहा है। सर ये गिरोह अमूमन सक्रिय होने की वजह क्या होती है सर? किस तरह से ये गिरोह सक्रिय हुई, क्या वजह? आदिवासी अंचल में ही ये गिरोह सक्रिय रहते हैं या फिर अमूमन इस तरह के गिरोह हर जगह पाए जाते हैं? देखो आदिवासी क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय रहने का मेन कारण क्या है, तो यहाँ के जो लोगों में एजुकेशन के प्रति इतनी जागरूकता नहीं है और बच्चों के जो अधिकारों के जो हनन हो रहा है, उन अधिकारों, बच्चों के क्या क्या अधिकार है, उन अधिकारों के बारे में माता पिता को पता नहीं होता। कुछ यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि माता पिता के पास रोज़गार के साधन कम है, खेती बाड़ी है वो बहुत लिमिट की है, अपनी आम ज़रूरतें जो व्यक्ति पूरी नहीं कर पाता है तो फिर वो अपने बच्चों को ऐसे धंधों में धकेलता है ताकि उनकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनकी पूर्ति हो सके। लेकिन जब सरकार ये चीज़ें आपको पढ़ाई फ्री करवा रही है, आपको राशन फ्री मिल रही है, एजुकेशन फ्री मिल रही है और भी कई फैसिलिटी मिल रही है, अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं है तो उसको पालना योजना का लाभ मिलता है, नरेगा में काम मिलता है, लेकिन इन लोगों की इतनी वो ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है कि बच्चों को इतनी मजबूरी है कि वो जाके मजदूरी करें। कुछ तो ये है कि माता कुछ की मजबूरी, लेकिन मजबूरी वाले तो वो 1-2% होते हैं, बाकी कुछ जो यहाँ के माता पिता है कुछ ये शराब के नशे में रहते हैं,
ज़्यादा यहाँ शराब पीने का आदी होने के कारण खुद कमाई करते नहीं है, तो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को बाहर भेज देते हैं। और वो बच्चा भी महीने में कितना कमा पाता होगा, 1500 से 2000 रुपये एक महीने कमाता है, जिससे वो पैसा भी वो बच्चा ला के देगा तो उसका भी वो माता पिता गलत ही यूज करेंगे, अच्छी तरह उसका यूज नहीं हो पाएगा। सर, आपकी ये शुरुआत बच्चों तस्करों से हमने तो यहाँ तक सुना है कि सर आपकी एक बार तस्करों से भिड़ंत भी हो गई, तो वो क्या सीन था सर? तस्करों से भिड़ंत धमकियाँ तो ये तो आए दिन हो जाती है। जो आप एक बता रहे हो वो एक छोटा सा वाक्य है जो मैंने कहीं बताया था। उसमें ऐसा था कि आज से 5 या 6 साल पहले नाइट में कोई गाड़ी, क्योंकि ये काम ज़्यादातर रात्रि के समय होता है, तो रात्रि के समय जो हमारी टीम ऐसी कोई खबर मिलती है कि भाई वहाँ से गाड़ी भर के जाने वाली है, जो मेरी स्लीपिंग सेल होती है या हमारी जो टीम है वो रात में वो पता चलती है, एक्टिव हो जाती है कि यार यहाँ मैटर ये होने वाला है। उस टीम के द्वारा मेरे पास संदेश भेजा जाता है कि वैसे आज ये घटनाएं होने वाली। फिर हमारी पूरी टीम सक्रिय होती है कि उन बच्चों को मजदूरी के लिए या तस्करी के लिए नहीं जाने दिया जाए, रोकना हमारा मेन काम होता है। लेकिन उस ले जाने वाले गिरोह को अगर भनक लग जाए कि हम लोग रोक रहे हैं या हमारी टीम रोक रही है, तो टीम को उससे खतरा होता है। और हमारा एक काम होता है कि अगर या तो पहले तो उन बच्चों को माता पिता को जागरूक कर दे भाई ऐसा काम मत करना, अगर फिर भी वो कोई ले जाने वाला ले जा रहा है तो हमारी टीम सक्रिय होती है उसको ऑन द स्पॉट रोक के बच्चों को फ्री करवाना। क्योंकि हम पहले जाएंगे अगर रोकने के लिए तो वो टीम झूठ भी बोल जाएगी, जो लेने वाला गिरोह है वो झूठ बोल सकता है हम तो मिलने आए, हमारे पास क्या एविडेंस है वो बच्चों को उठा कर ले जा रहा था। तो एक बार मेरे पास रात्रि में कॉल आता है, शाम को वो टीम मेरे साथ 5 बजे से कांटेक्ट में थी, कहा सर आज ऐसी कुछ हलचल हो रही है, हो सकता है शाम को ऐसी कुछ घटनाएं हो। वो टीम पूरी रात मेरे से जुड़े रही। फिर नाइट में 2 बजे फ़ोन आता है कि सर एक गाड़ी भर के रवाना हो चुकी है। तो उस गाड़ी का मैंने पीछा किया, गाड़ी स्पीड में थी, कम से कम 25 से 30 किलोमीटर नाइट में 2 बजे मैंने अकेले उस गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी का पीछा, गाड़ी रुक नहीं रही थी, मैंने मेरी गाड़ी आगे लगा के उस गाड़ी के सामने खड़ी कर दी। तो वो ड्राइवर ने सोचा कि कोई पुलिस वाला है या कोई अलग व्यक्ति होगा, क्योंकि वो मेरे को जानते नहीं थे और ऐसे काम होता है थोड़ा गेटअप चेंज रखना पड़ता है ताकि आम मतलब हर कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाए। जैसे मैंने उस गाड़ी आगे लगाई, उस गाड़ी के वो जो ड्राइवर और जो एजेंट थे बच्चों को ले जाने वाले वो दोनों उतर के भाग गए। तब तक जो मेरी टीम थी उस टीम को मैंने बुला लिया, मैंने कहा ये भाई ये बच्चे कहाँ के हैं, इन बच्चों को इनके घर भेजते। आप ताज्जुब करेंगे उस दिन उस गाड़ी के अंदर 45 से 50 बच्चे थे। जो 15 से 18 सीटर गाड़ी होती है उसमें 45-50 बच्चे थे। हमने उन बच्चों को वापस घर पहुंचाया जहाँ के बच्चे रहने वाले थे। वो आसपास की 1-2 ग्राम पंचायतों के बच्चे थे, वापस उन बच्चों को घर पहुंचाए। तब तक जो एजेंट और वो ड्राइवर थे वो आसपास के गांव के अंदर जाकर लोगों को ज़बरदस्ती झूठ बोल के पता नहीं क्या उन्होंने ऐसा बोला कि हमारे को किसी ने घेर लिया या कोई पुलिस वाला आया, बच्चों से ज़बरदस्ती हमारी गाड़ी रुकवा दी है। तो 25 से 30 लोग नाइट में रात को 2 बजे आके चारों तरफ से मेरे को घेर। स्थानीय लोग थे, वो ज़्यादातर ड्रिंक किए थे उनके अंदर, आके उन्होंने घेरा। मैंने कहा भाई क्या मैटर है, तो एहसास हो गया कि भाई ये लोग मेरे को मारने के लिए आए। मैंने ये बोला, मैंने कहा चलो कोई आप 30 लोग हो मेरे को मार दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम मेरे मरने से रुकेगा नहीं। हो सकता है कोई दूसरा बंदा ये काम करेगा, लेकिन आप लोगों को ये काम करना रोकना पड़ेगा, ये तो पक्का है। और हो सकता है आप आज 25-30 लोग हो, मेरे को तो शहीद होना तो निश्चित है आज, लेकिन ये भी पक्का है कि साधारण मौत तो मैं भी नहीं मरने वाला। 8-10 तो आप में से भी आज दुनिया से जा सकते हैं। तो पहले सोच लीजिए आप, मैं तो अकेला जाऊंगा लेकिन आप लोग 8-10 जाओगे, नुकसान ज़्यादा किसको होने वाला है। तब उन लोगों में क्या होता है कि कुछ कम लोग ड्रिंक करके थोड़ी बहुत उनको होश टाइप में था, तो उन लोगों को उन्होंने कोई तो मेरे को जान मतलब यूँ दूर से उनको पता था कि यार ऐसा कोई बंदा है। फिर उन दिमाग में आया कि यार सर आप वो तो नहीं हो। मैंने कहा क्या, हाँ, अरे साहब गलती हो गई। मैंने कहा गलती वाली बात नहीं है, आप लोग जिस प्लानिंग से आए हो ना, अपना मकसद पूरा कर लेना। मैं मेरे मकसद से पीछे नहीं हटने वाला। कल मैं ये भी नहीं सुनना चाहता कि साहब हमने आपको अकेला दे के छोड़ दिया। मैंने कहा जो इच्छा वो आज कर सकते हो, मेरा तो ये मिशन ऐसे ही चलता रहेगा। तब उन लोगों को ऐसा लगा कि यार ये डरने वाला तो नहीं है। फिर उन लोगों ने कहा साहब ठीक है साहब, कुछ ही नहीं बोला, वो अपना आप चलते बने और मैं अपने वापस घर आ गया। ये मेरे साथ घटना हुई। ये बच्चे जाते कहाँ से सर? हम जानना चाहते हैं कि बच्चे हमारे क्षेत्र के बच्चे जाते कहाँ से, कहाँ जाते हैं? गुजरात या फिर बच्चे जाते हैं इसी ट्राइबल बेल्ट से है। भेजने वाले इनके अपने होते हैं, ले जाने वाले इनके अपने होते हैं। और इनको ले जाया जाता है, जैसे नज़दीक स्टेट गुजरात हो गया, कई बार आंध्र प्रदेश बच्चों को ले जाया जाता है, महाराष्ट्र के अंदर,
और राजस्थान के कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह है जहाँ एक ये बीटी कपास का मसला क्या है, जो हम कई बार ज़्यादा सुनने में आता है कि बीटी कपास को लेकर गुजरात में उसके बहाने बच्चों की तस्करी होती है। बीटी कपास का ये क्या फॉर्मूला होता है? ये हम हमारे नज़दीकी जो स्टेट गुजरात है वहाँ है क्या है कि अगस्त सितंबर के अंदर बच्चों को ज़्यादा ले जाया जाता है बीटी कपास। बीटी कपास में क्या होता है, कपास पकती है तो उसकी एक डोडी होती है, उसको कट लगा के उसको बांधना होता है। उस टाइम वहाँ लेबर की बहुत बड़ी डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होती है। और फिर वहाँ जो ठेकेदार होते हैं वो चाहते हैं कि यार हमारे को कम पैसे में लेबर मिले, हमारा को ज़्यादा मुनाफा हो। और बच्चे क्या करते हैं कि जो काम बच्चों को दिया जाता है तो बच्चे उसको पूरी लगन से करते हैं, बच्चे कोई काम में ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। और एक बच्चा होता है वो 15 से 18 घंटे तक बिना किसी रुकावट के काम कर सकता है। अगर बड़ी लेबर वहाँ जाएगी तो बड़ी लेबर का नखरे भी अलग होंगे, डिमांड अलग होगी, टाइमिंग अलग रहेगा। बड़ी लेबर की सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ती है। बच्चों को वहाँ 150 से 200 रुपये पूरे दिन के दिए जाते हैं, 15 से 18 घंटे काम करवाया जाता है। बच्चे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते, कोई ठेकेदार के साथ कोई वाद विवाद नहीं करते, चुपचाप काम करते रहते। अगर बच्चों के साथ कोई घटना दुर्घटना तो ठेकेदार उसको बच्चों को घर रवाना कर देंगे तो बच्चा कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। इस कारण ज़्यादा बच्चों को वहाँ ले जाया जाता है और सबसे सस्ती लेबर मिल जाती है बच्चों को। 150-200 रुपये 200 रुपये तो उनको हाईएस्ट मिलते हैं। अच्छा, जिसमें कुछ एजेंट का कमीशन हो जाता है, कुछ बच्चा वहाँ रहेगा तो उसे खर्चा पानी हो जाएगा। लास्ट में बच्चे के पास पूरा कट के 50 रुपये पर डे का बचता है, यानी कि 1500 रुपये एक बच्चे के पास बचेंगे महीने। आदिवासी क्षेत्र में मूलतः किस क्या समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिलती है? तो समस्या क्या है, भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ लोगों के पास आजीविका के साधनों का भी अभाव है। कुछ लोग मजदूरी के लिए, जैसे वहाँ से उदयपुर 50, 60, 70 किलोमीटर पड़ता है, आसपास जो बड़ी सिटी है वो भी लगभग इसी डिस्टेंस पे, वो लोग मजदूरी के लिए उदयपुर आते हैं। अब उदयपुर आए, उनको हो सकता है उस दिन कोई काम नहीं मिला हो, वहाँ से घर से फलाशिया से या जाडोल से उदयपुर आने का मतलब है कि 200 रुपये उस बंदे के खर्च हो जाएंगे। अगर उसको वहाँ मजदूरी नहीं मिली तो वो 200 रुपये तो उसके माथे होने हैं, वो कहाँ से दे चुकाएगा। अब वो ऐसी परिस्थिति में क्या करता है कि जब छोटा बच्चा है, ठीक है, मान लो या तो कोई छुट्टियाँ हो गई हो, या सोचता है कि यार बच्चा घर, कई बच्चों में क्या है कि यार बच्चा पढ़ लिख के भी क्या कर ले। एक बार मेरे साथ ऐसा कैसा, एक माता पिता ने कहा साहब जब अनपढ़ लोग भी पेट भर रहे हैं तो पढ़ा लिखा पेट भर रहा है, तो दोनों में फ़र्क क्या रहा। पेट उसी को भरना है, पेट उसको भी भरना है, अब उसको क्या तर्क है। उन माता पिता में होता है कि चलो बच्चा कुछ बाहर जाएगा, अपनो आर्थिक सहायता मिलेगी, अपना घर का गुजारा सही हो जाएगा। और मेन परिस्थिति क्या हो जाती है कि वहाँ उन लोगों के पास इतनी ज़मीन नहीं होती कि वो अपना गुजर बसर ज़मीन से कर सके, इतनी उनके पास खेती बाड़ी नहीं। कुछ जनसंख्या ज़्यादा होने से उन लोगों की आवश्यकताएँ बहुत सीमित है, कोई खास आवश्यकता नहीं है। एक ड्रेस के अंदर बच्चा पूरी साल निकाल लेता है, उसको न तो स्वेटर की ज़रूरत है न जूते चप्पल की, लेकिन जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति भी वो प्रॉपर नहीं कर पाते, तो एक उस तरफ जाना भी एक उनकी मजबूरी हो जाती है। कुछ माता पिता भी इस लालच में आ जाते हैं, और कई बार क्या होता है जो गिरोह होता है वो माता पिता को ऐसे लालच में लेता है, उनको 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये एडवांस दे देता है। अब किसी बंदे ने अगर मान लो 10,000 रुपये कभी नहीं देखे हो, उसके लिए तो 10,000 बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, तो वो 10,000 के बदले उस बच्चे को लीज पे ले जाता है। जैसे कोई ज़मीन या मकान लीज पे दिया जाता है, उनको ये बोलेंगे हम तुम्हारे बच्चे को 2, 3 से 4 महीने लेके जा रहे हैं और पैसा चाहिए हमारे को बोल देना। वो वहाँ से ले जाने के बाद उन माता पिता को कई बार पता नहीं होता कि जो एजेंट ले जा रहा है वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का नहीं रहने वाला है, क्योंकि वो एजेंट ले जा किसी और के पास सौंप देगा। फिर वहाँ से जब बच्चे को वो लीज पे ले जाएगा, यानी कि बच्चे को लीज पे ले जाएगा 4 से 5 महीने, तो 4 से 5 महीने से पहले बच्चा आ नहीं पाएगा। अब बच्चे के साथ उस दौरान क्या घटनाएं होगी उसका अपन अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और फिर बच्चा 90% बच्चे काम नहीं करना चाहते, बाल मजदूरी, लेकिन उनकी परिस्थिति ऐसी घर वाले ज़बरदस्ती भेज देते। कई बार बच्चा लालच से चला जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो बच्चे फंस जाते हैं। फिर वो कोई चमत्कार की उम्मीद करते हैं कि हम कैसे कैसे यहाँ से बच निकलें। फिर उस चमत्कार में कोई दुर्गा राम मुवाल जन्मता है, कोई आता है मसीहा बनकर और इस तरह से बच्चों को छुड़ा के ले जाता है। सर चाहे हम किसी सरकारों पर आरोप नहीं लगाएंगे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तमाम सरकारें ये कहती हैं कि हम जन जन तक हमारी योजनाएं पहुंच रही हैं और किसी तरह की किसी समस्या नहीं है। दूसरी तरफ आदिवासी अंचलों में इन सारी चीज़ों से महरूम है और ये चीज़ें कहीं न कहीं तस्करों में भी या बाल मजदूरों में भी इसका एक वजह रहती है। आप इसको कितना सही मानते हैं, कितना कुछ मानते हैं? तो सरकार चाहती है कि सभी लोगों को सरकारी सारी योजनाओं का लाभ मिले, कुछ तो इन लोगों को
वहाँ के लोगों को योजनाओं का पता नहीं होता। और फिर कुछ क्या होता है कि उनमें लोगों में जागरूकता का अभाव है। कई बार कुछ योजनाएं ऐसी होती है कि वो वहाँ तक उन लोगों तो नहीं पहुँच पाती, या उनके पास कोई ऐसे माध्यम नहीं होता है कि उन योजनाओं के बारे में उनको पता हो। तो मेरा मेन मकसद ये होता है कि मैं उन लोगों को उन योजनाओं से रूबरू करूँ। उनके जो कागजात वगैरह होते हैं मैं उनकी पूर्ति करवाने की कोशिश करता हूँ, ताकि उन लोगों को उनकी योजनाओं का लाभ मिल सके। जैसे वहाँ राशन वितरण का हो गया, कोई पेंशन योजना हो गई, पालनहार योजना हो गई, और कोई सरकारी लाभ मिलते हैं, उन सब लाभों के अंदर मैं उनका सहयोग करता हूँ। फिर भी क्या परिस्थिति, कई बार माता पिता भी इतने लालच में हो जाते हैं, कई ऐसे लोग भी हैं वो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। वो बोलते हैं करना क्या है, ठीक है बच्चा कमा रहा है, घर चल रहा है, कौन सी सबकी नौकरी लगनी है। और उन लोगों ने देखो, ये क्या होता है कि उन लोगों की मानसिक सोच इतनी है कि उस मानसिक जो उनका एक क्राइटेरिया बना उससे बाहर नहीं निकल पाते। उनको नहीं पता होता कि दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसे लगेगा जैसे कोई अलग ग्रह टाइप में हो, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी बहुत स्लो है, उनकी कोई खास आवश्यकता नहीं है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब उन लोगों को कोई खास आवश्यकता नहीं है तो उन लोगों को मन में भी ऐसा कोई ख्याल नहीं आएगा कि हमारे बच्चे वहाँ तक पहुँचे। और जो बच्चे या जिनके माता पिता एक अच्छी स्टेज पे है, उनके बच्चे वहाँ उस स्टेज पे पहुँच भी रहे हैं। तो मेन मकसद क्या होता है, उन लोगों को उस चीज़ के प्रति जागरूक होना। और जो हमारा प्रयास है, उस प्रयास में इतना फ़ायदा हो रहा है कि लगभग माता पिता अवेयर हो गए इन चीज़ों के प्रति। कारण नहीं, हम जो काम कर रहे हैं गलत है, बच्चों से बाल मजदूरी कराना भी एक अपराध है। अब वहाँ से काफ़ी 90% केसेज रुके हैं और बच्चे स्कूलों से जुड़े हुए, स्कूल आ भी रहे हैं। और अब तो कई बार क्या होता है कि माता पिता खुद कंप्लेन कर देते हैं कि साहब हमारे बच्चे को वो लेके चला गया। सवाल सर, अभी हाल ही में आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिला। जब आप राष्ट्रपति के सामने अवार्ड लेने के लिए गए, क्या पल थे, क्या आपकी फीलिंग थी, और आपको उस अवार्ड लेने के बाद में क्या आपने सोचा कि मुझे ये अवार्ड मिला है तो ये किसको समर्पित है? क्या फीलिंग रही, हम वो जानना चाहते। देखिए, जो ये अवार्ड मुझे नहीं मिला, ये अवार्ड हमारे कार्यों को मिला है, नहीं कि मेरे कार्यों को। ये हमारा टीम वर्क था। हमने जो कार्य किए उन कार्यों का राष्ट्रपति जी ने सत्यापन किया है कि जो हम कार्य हैं कर रहे हैं वो समाज के लिए वैलिड कार्य हैं और अच्छे कार्य हैं। वो राष्ट्रपति अवार्ड मिलना के मतलब ये है कि हमारे कार्यों को सत्यापन होने के बाद हमारे ऊपर जिम्मेदारियां डबल हो गई। ये हमारी एक शुरुआत मात्र, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। हमारी मेन शुरुआत कामों की अब होती है राष्ट्रपति अवार्ड के बाद, क्योंकि हमारे कार्य सत्यापन हो गया, इसका मतलब हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अब हमारे को उस ट्रैक पे और ज़्यादा काम करना है। और ये जो अवार्ड है, ये जो ईश्वर परम शक्ति है जिनकी कृपा से दुनिया चल रही है, और माता पिता का आशीर्वाद, उन नन्हे मुन्ने बच्चों की दुआएं हैं जिनके कारण हमारे कार्यों का सत्यापन राष्ट्रपति जी ने किया है। ये अवार्ड न मेरे को मेरा मिलके, ये उन नन्हे मुन्ने बच्चों का अवार्ड है जिन्होंने अपने आप को एक उस बाल मजदूरी या बाल तस्करी के दलदल से निकलने के अपने आप के लिए संघर्ष किया। ये उन बच्चों के लिए समर्पित है। सर, पुलिस कहती है कि हम तत्पर हैं, हम इस तरह की कोई भी घटना होती है तो हम तुरंत पहुंचते हैं, इस तरह की जो बाल तस्करी है अमूमन हम नहीं करने देते हैं। मेरा ये सवाल ये है कि तस्करी होती है, आप कहते हैं तस्करी होती है, रात को तस्करी हो रही है, 12 बजे तस्करी हो रही है, दिन में तस्करी हो रही है, पुलिस क्या कर रही है? मुझे जानने की ये जिज्ञासा। सर, मैं किसी पे सवाल खड़े नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल इसलिए नहीं खड़ा कर रहा हूँ कि आप शिक्षक हैं, मेरा पत्रकार है। मैं सवाल करूँगा तो मैं उसी समकक्ष अधिकारियों से करूँगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि पुलिस करती क्या है फिर उस क्षेत्र में। देखिए, पुलिस और प्रशासन अपना काम बड़ी मुस्तैदी के साथ करते हैं। अब पुलिस भी कोई भगवान तो है नहीं कि उनको खबर लग गई हो कि वहाँ ऐसा कुछ काम होने वाला है। पुलिस को भी कहीं से खबर मिलती है। अब पुलिस की तरह मेरा एक वहाँ नेटवर्क है जो मेरे को ऐसी खबर उपलब्ध करवाता है, और पुलिस को भी पुलिस का नेटवर्क खबर उपलब्ध कर। तो नहीं कि पुलिस के पास कोई CCTV लग रहा है हर गांव का, हर पंचायत का, वहाँ। सर, पुलिस भी तो ऐसे नेटवर्क डेवलप कर सकती है ना उस क्षेत्र में। आप भी तो आपने जाके वहाँ किए, जबकि आप तो वहाँ के निवासी हैं नहीं। तो इस तरह से पुलिस को भी तो अपने टीम खड़ी करनी चाहिए, अपने जो सोर्सेज हैं वो बढ़ाने चाहिए ना। पुलिस के सोर्सेज ही बढ़े हुए हैं, पुलिस की टीम भी वहाँ काम करती है। जब हमारे को सहायता जरूरत होती है तो पुलिस हमारे को सहायता उपलब्ध करवाती है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे आ जाते हैं जहाँ वो खबर कई बार पुलिस वालों के पास नहीं पहुँच पाती। तो अब हमारी जो टीम है वो इसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम कर रही है। अगर कोई बंदा एक चीज़ पे काम करेगा तो उस पर वो ज़्यादा पारंगत हो जाएगा। और हमारा मकसद होता है कि जो काम हम कर सकते हैं उसके लिए हम क्यों प्रशासन को परेशान करना।
क्योंकि प्रशासन या पुलिस कोई अलग तो है नहीं, वो भी एक समाज का हिस्सा, देश का हिस्सा है। तो क्यों न जो काम हम कर सकते हैं वो काम हम करके हम प्रशासन का या पुलिस का सहयोग करें। और हमारी जो टीम एक मिलकर काम करती है वो एज ए पुलिस की तरह काम करती है। और पुलिस का हमारा को इतना कोऑपरेशन मिलता है, जब भी हमने पुलिस को फ़ोन किया है, चाहे वो अधिकारी रैंक को हो, चाहे नीचे चौकी पुलिस चौकी पे हो, चाहे थाने पे हो, पुलिस हमारे तत्पर मिली है। और जिस जगह हम रहते हैं या मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ अभी वर्तमान में थाना बना है, पहले वहाँ पुलिस चौकी थी जहाँ मात्र 2 का स्टाफ होता था। 2 का स्टाफ 15 पंचायतों को संभालने में थोड़ा मुश्किल होती थी संभालने के अंदर। तो वहाँ हम ये काम करते थे ताकि हम एक मतलब इसमें पुलिस का हमारा कोई रोल पुलिस के प्रति नहीं, हम एक समाज के लिए काम करते हैं। और अब जब से वहाँ थाना बना है तो थोड़ा अंकुश भी लगा है, कुछ हमारे प्रयासों से लोगों में जागरूकता आई है। और आज अगर उस इलाके में देखें तो 90% केसेज ये बाल तस्करी बाल मजदूरी के रुके भी है। और अपन पुलिस पे सवाल नहीं खड़ा कर, क्योंकि पुलिस अपना काम मुस्तैदी क्योंकि अगर उस इलाके में पुलिस नहीं होती तो ये कानून व्यवस्था बनाई नहीं रह सकती। और आज वहाँ जो कानून व्यवस्था बनी है पुलिस के बल पे ही बनी हुई है। हमारा तो एक काम होता है कि हम पुलिस को सपोर्ट करें। आम नागरिक होने के नाते, एक इंसान होने के नाते हमारा कर्तव्य है जो हमारी ड्यूटी निभा रहे हैं। अच्छा, आप शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक होते हुए इस तस्करी के इस पूरे नेटवर्क को कैसे मैनेज करते हैं? वो किस तरह से आपकी दिन भर पढ़ाई, फिर दिन को भी ऐसे कैसे जाते होंगे कि गुरुदेव वहाँ ये ऐसा हो गया, तो मैनेज कैसे करते हैं? किस तरह से आपका मैनेजमेंट है? सर, एक शिक्षक की ड्यूटी 6 से 7 घंटे की होती है। एक शिक्षक समाज का ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरी सोसाइटी के बीच में रह के सोसाइटी की सारी समस्याओं का हल निकालने की, हल ढूंढने की कोशिश कर सकता है। मेरा काम स्कूल में पढ़ाने का होता है 6 से 7 घंटे का। जब स्कूल में मेरा टाइम होता है 6 से 7 घंटे, उस टाइम में कोई भी ऐसा काम नहीं करता। मेरा मुख्य फोकस सिर्फ बच्चे और स्कूल होता है। बच्चे मेरा मेन कर्तव्य भाई बच्चों की पढ़ाई कराना है, तो मेरा 6 से 7 घंटे जो भी स्कूल टाइम होगा पढ़ाई के समर्पित होगा। उस टाइम गांव वालों को भी पता है कि मैं ऐसा कोई काम करूंगा भी नहीं जो स्कूल से बाहर जाके मेरे को करना पड़े। तो कई बार ऐसा कोई कैसे जाते हैं, गाँव वाले वेट करते हैं। और जो बाल मजदूरी बाल तस्करी कैसे होते हैं, ये ज़्यादातर कैसे रात्रि में होते हैं। दिन में ऐसे कैसे नहीं, क्योंकि दिन में तो कोई लोग देख लेंगे जाते हुए, तो नाइट में होते हैं। तो फिर नाइट मेरे पास फ्री होती है। 7 घंटे की स्कूल ड्यूटी के बाद मेरे पास लगभग 25 घंटे की तक बस 24-25 घंटे बचते हैं। उन घंटों में मैं ये काम बाकी करता रहता हूँ। भाई बाल मजदूरी तो रोकना, तस्करी रोकना, समाज के प्रति कोई जागरूकता लाना और ये सब। और ज़्यादातर और जैसे स्कूल में जिस दिन छुट्टी हो गई उस दिन मेरा काम होता है आसपास की पंचायतों में जाना, ऐसे कोई केसेस ढूंढना, हाल ही हो गया हो, हमारे पास उसकी न्यूज़ नहीं आई हो, फिर हमारी टीम उसमें लगती है, उन बच्चों को फ्री करवाए। तो वो खबर जब पत्रकारों के पास मिली तो किसी मीडिया में या प्लेटफॉर्म पर, आप नाम बोलो, नाम भी ले सकता हूँ नहीं चाहो तो, उस मीडिया के थ्रू ये उन्होंने मेरी ये की काफ़ी 1-2 बार पूछा कि यार ऐसा काम कोई टीचर भी कर सकता है, क्योंकि ये काम ज़्यादातर पुलिस का है, आम नागरिकों का काम कम होता है। उन्होंने पूछताछ की भाई ये टीचर कौन है, कहाँ का, क्या क्या काम करता है, ये सारी न्यूज़ आ गई। उन्होंने पूरी कलेक्शन करके फिर मेरे को उन्होंने कॉल किया कि सर हम ऐसे बोल रहे हैं, एक आज आपने FIR दर्ज करवाई, उसके सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं, तो एक आपका फोटोग्राफ दीजिए और कहाँ के रहने वाला अपना एड्रेस बता दीजिए। मैंने बता दिया। दूसरे दिन वो मतलब मानव प्रतिष्ठित अखबार के अंदर मेन देख लीजिए आप, मतलब 3rd या 5 नंबर पेज पे आई। ऑल राजस्थान में वो न्यूज़ पेपर थी उस टाइम। वो न्यूज़ भी इतनी बड़ी थी कि मेरे को खुद को नहीं पता था। हमारे वहाँ अखबार कितने साल पुरानी? अभी 2020 1 दिसंबर 2020 की बात। आनंद चौधरी राजस्थान पत्रिका में न्यूज़ छपी थी। अच्छा, राजस्थान पत्रिका में भी आपको कटिंग दिखाऊंगा उसकी। हमारे अखबार आता है वो दोपहर तक पहुँचता है, तो हम दोपहर के बाद मिलता है। तो मेरे पास उदयपुर में जो कोई स्टाफ वाले मित्र थे उनका कॉल आया कि यार आज आपका कोई न्यूज़ में कुछ न्यूज़ छपी है। मैंने कहा जैसे मेरे को कोई न्यूज़ है ही नहीं, कहानी आपकी बड़ी न्यूज़ छपी। जब उन्होंने व्हाट्सएप किया देखा, मैंने कहा यार इतनी बड़ी, और फिर मैंने उनको पढ़ा तो मेरे को भी नहीं पता था कि ये काम मैंने कर रखे हैं क्या, क्योंकि मैं कभी इन चीज़ों को दिखाता नहीं था किसी को। और जो काम मैंने आज किया उसको मैं आज भूल जाता था, उसको मैं आगे कैरी नहीं करता था, क्योंकि हमारे पास डेली नया टास्क आता है। पुराने को डिलीट किया, नया काम शुरू करो, क्योंकि मैं भूल जाती, क्योंकि पुराने को याद रखे हम करें क्या। हमारे को भाई 100 पीस तो करना नहीं था, न किसी को बताना था। जो हमने आज काम किया उस काम को आज ही भूल गए, क्योंकि हमारे को डेली नया टास्क मिलता था। हमारा नेक्स्ट डे अगला काम शुरू। फिर वो जब काम आया तब मैंने वो रिकॉर्ड किया। मैंने कहा हाँ यार ये भी अपन करेगा, ये भी अपन करेगा। फिर वो जब न्यूज़ आई तो एजुकेशन डिपार्टमेंट हलचल मच गई। हमारे यहाँ उदयपुर जॉइंट डायरेक्टर शिवजी गौड़, उन्होंने मेरे को बुलाया कि यार एक टीचर होकर इतना काम किया, देख
बड़ा गर्व का विषय। मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो दोनों लुटने का नहीं, बहुत बड़ा। उसके बाद ये मीडिया माने, मैंने कहा सर मेरे को ज़्यादा हाईलाइट मत करो, क्यों? मैंने कहा सर मैं एक शांत तरीके से काम करना चाहता हूँ। हाईलाइट होने के बाद फिर क्या है कि लोग सोचेंगे कि एक खुद पब्लिसिटी चाहता होगा, और अपने को पब्लिसिटी पसंद नहीं, अपने को चुपचाप काम करना। नहीं, आप पब्लिसिटी के लिए आप जो काम कर रहे हो वो एक समाज के लिए मैसेज, एक अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के मैसेज है कि टीचर चाहे तो अपनी ड्यूटी के अलावा कितना कुछ काम कर चाहे सकता, तो कुछ भी कर, चाहे तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और जो आपने काम किया वो एजुकेशन से तो पता नहीं कितना बियॉन्ड ऑफ बॉक्स जाकर काम किया। उसके बाद ये काम लोगों नजरों में आने लगा, फिर ये काम मीडिया में गया, तो जो देश का प्रतिष्ठित अखबार है उन अखबार वालों ने मेरा इंटरव्यू लिए, और आपको ताजुब होगा सर वो अखबार का एक पूरा पृष्ठ भर के आया था। तो मेरे को खुद को ताजुब हुआ कि यार इतना बड़ा पृष्ठ वो भी मेरी स्टोरी से भर सकता है कि अंग्रेजी अखबार के अंदर, जो इंडिया में कम और फॉरेन में ज़्यादा जाता है अखबार। उसके बाद धीरे धीरे मामला हाईलाइट हुआ। फिर यहाँ के जो एजुकेशन ऑफिसर थे उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक नेशनल अवार्ड होता है उसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। उस टाइम मेरे को 2020 तक पता भी नहीं था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में या एजुकेशन शिक्षकों को लिए कौन कौन से अवार्ड होते हैं। तो उन्होंने मेरे से अप्लाई कराया, अप्लाई करके ये नेशनल लेवल पर गया। मैं पिछली बार भी नेशनल नॉमिनेट हुआ था, लेकिन मैं मेरे कामों को प्रेजेंट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे पास कोई एक दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्यों मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। किया बहुत कुछ था लेकिन दिखाया कुछ भी नहीं। न मेरे पास दिखाने वाला कुछ एविडेंस मेरे पास, कागजात मांगते मेरे पास भाई मेरे पास उसके एविडेंस कुछ नहीं थे, क्योंकि न मेरे पास कोई फोटोग्राफ थे, न मेरे पास कुछ की स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। फिर जब डिपार्टमेंट, आपको भी ये नहीं पता था ये काम आएंगे, ये यार हमारे को जरूरत नहीं था, हमारे को पता है हमारे कुछ काम लेना ही नहीं है ना उनको। ये तो नहीं कि हमारे को कोई शो करना था उनको, चलता रहा काम। फिर जब उन्होंने डिपार्टमेंट ने बोला कि आप एक बार इनको पता तो कीजिए आपने क्या किया क्या, तो मैं बताऊँ आपको मेरे को 2 से 3 महीने लगे वो पूरा कलेक्शन करने में। जो हमारी इन्फॉर्मेट टीम थी उसको कॉल किया, मेरे को साथी थे जो हम इन लोगों को मैंने कोई काम किया उनके पास कोई फोटोग्राफ, क्योंकि बताऊँ मेरे पास मेरा एक सिंगल फोटोग्राफ भी मेरे फ़ोन में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मेरे को फोटो का बहुत कम शौक है और मैं फ़ोटो खींचूँ या मेरा काम करूँ। कोई साथ वाला होता है तो उसी के फ़ोन में रहती है, मैंने कभी ये फ़ोन नहीं दिया भाई मेरा मोबाइल ले और मेरी फ़ोटो क्लिक कर, तो वो कलेक्शन किया। खींच मेरी फोटो वाला शौक आपको नहीं रहा है, वो शौक नहीं रहा है, काम वाला शौक, काम वाला शौक रहा है। तो फिर वो मैंने साथियों से कलेक्शन किया। कलेक्शन करने के बाद जब मेरे को बीकानेर बुलाया गया तो बीकानेर वालों ने बोला कि आपकी जो फाइल वगैरह है वो लेके आना सारी। मैंने कहा मेरे पास फाइल वाइल तो कुछ नहीं, कहा जो भी आपके कागजात लेके आना। तो मैं भी जो मेरे पास कोई अखबार में न्यूज़ थी, कोई पेपर वगैरह और कुछ था, फोटो वगैरह, वो सारे बैग में डाले, वहाँ ले गया। मैंने वहाँ ले जाकर कहा फाइल, मैंने कहा फाइल लिए, मैंने उसको यहाँ बिखेरा था, पूरी टेबल भर दी थी। फिर वहाँ के स्टाफ ने उनको मतलब यूँ क्रम वाइज सेट किया कि कौन सा कागज़ कहाँ लगेगा। उन्होंने खुद ने फाइल मेंटेन की, खुद पीपीटी उन्होंने मेंटेन की। फिर मेरा प्रेजेंटेशन हुआ। मैं अपने कामों को प्रॉपर प्रेजेंट नहीं कर पाया क्योंकि मैंने कभी उस एक प्रॉपर प्रेजेंट वाला तरीका अपनाया नहीं कभी, क्योंकि काम किया और भूल गया। एक्चुअली क्या है कि 2 तरह के लोग होते हैं जी सर, वैसे आप जानते होंगे 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं छन्नम, जिनका माइंड सिर्फ उसी में तोड़ बट्टे में ही चलता है। एक होता है काम करने वाला, उसको पता है कि मुझे काम ही करना है। तो जो काम करने वाला बंदा होता है उसका दिमाग कभी इन जगहों पे डेवलप ही नहीं हो पाता है। ये हकीकत जीवन, हमें भी कहीं कहीं ऐसा लगता है आपके जीवन में कि जो साधारणता है वो आपके जीवन में मैं तो 2-3 घंटे से आपके साथ में हूँ, छन्नमता कहीं नजर नहीं आई, नेचुरलिटी। तो वो हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती थी। जब प्लानिंग होती है ना वो चीज़ें अपने माइंड में सेट हो जाती है, याद रहती है कि हमने ये क्या क्या किया। हमारे साथ तो सीन फिर मतलब कोई चीज़ आती रही, हम उसको करते गए, वो चीज़ पीछे भूलते गए। हमारे को रिकॉल करना पड़ा कि हमने उस दिन हमारे कौन कौन साथ में था, क्या काम किया था, क्योंकि हमारे को डेली इतने टास्क मिलते थे कि हम उन पुरानी चीज़ों को भूल जाते। चैलेंजेस भी इतने आते थे। फिर उनका रिकॉल किया, टीम से पता किया, तब पता चला कि हमने ये काम भी किए हैं और वहाँ अपने को ये टास्क मिला था। फिर उनको एक फ्लो बनाया गया। फिर मेरे को वापस नेशनल अवार्ड के लिए बुलाया। शायद मैं शायद कोई बहुत कम बंदे होते हैं जिनको दोबारा नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है। तो मेरे को दोबारा बुलाया गया। दोबारा मैंने फॉर्म नहीं भरा था। हमारा जो एक अधिकारी नरेंद्र जी टाक है अपने SCDO सर उदयपुर के, उन्होंने दोबारा लास्ट डेट वाले दिन फ़ोन आया कि आपने अप्लाई किया। मैंने कहा सर नहीं किया। कहा नहीं आपको अप्लाई करना चाहिए। मैंने कहा सर क्या है अवार्ड लेना? कहा नहीं अवार्ड आपको नहीं, अवार्ड एक जनता के मान सामने मैसेज जाएगा। तो मैंने लास्ट डेट को अप्लाई किया। मेरी फाइल वापस सिलेक्ट होती है, क्योंकि वो मेरे को तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया कि आपके काम इतने बियॉन्ड ऑफ बॉक्स है कि बाकी काम सारे फीके हो जाते हैं, बाकी सब लोगों का काम आपके काम के आगे फीका है। फिर वापस मेरे को प्रेजेंट किया गया। फिर वापस बीकानेर बुलाया गया। वहाँ आज भी हमारे न्यूज़पेपर का जो समारोह था, विशिष्ट
अवार्ड 2.0, उसमें पहला नंबर आपका था। उसकी वजह यह थी कि आपके कामों के सामने सारे दूसरे काम फीके। देखो सर, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो कभी नहीं बोलता कि मैंने बहुत बड़े काम किए हैं। ये मेरा डेली का रूटीन है। नॉर्मल मेरे लिए एक आम जो चीज़ें होती है, आम रूटीन होता है, उस रूटीन का टाइप का काम शामिल है। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है कि मेरे कामों को आप इतनी तवज्जो दे रहे हो। इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे कामों को आपने इतनी तवज्जो दी। बाकी मेरे लिए सिंपल काम है सर। ये थे दुर्गाराम जी मुवाल साहब, जिनको भी हाल ही में राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है। और द उदयपुर अपडेट्स में आज हम काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसी शख्सियत उदयपुर अपडेट्स के दफ्तर में आई हैं, और साथ ही इनके विज़न से, इनके जो आगामी जो लक्ष्य हैं उनसे हम मुखातिब हुए, थोड़ा जानने को हम भी उत्साहित थे। तो बोले सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका शुक्रिया, धन्यवाद, जय मां।